Welcome everyone. My name is Akil Mahmood Ansari, and my group members are Huzaifa and Mubashir Hassan. And the topic which we are going to present is the changing nature of firms. So before starting, अगर हम बात करें कि हिस्ट्री के बारे में बात करें तो firms have operated within the बाउंड्रीज, उनको एक बाउंड्रीज दी जाती थी और वो उसके अंदर ही ऑपरेट करती थी। बट जैसे ही टाइम फ्लॉट करता गया और जिस तरह चीज़ें जो हैं अदर मार्केट्स में चीपर होती गई, सो दे क्या हुआ उनके साथ, उन्होंने जो अपनी लेबर है फॉर लो लेबर रेट के लिए उन लोगों ने अपनी जो प्रोडक्शन है वो शिफ्ट करने लग गए। दे स्टार्टेड ऑपरेटेड इन वाइडर बाउंड्रीज में ऑपरेट करने लग गए। इसके साथ साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स की वजह से और इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से है they have reduced the cost of cross border trade, allowing transaction to take place wherever costs are lower. इसके अलावा हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो टेक्नोलॉजी ने कम्युनिकेशन कॉस्ट को काफ़ी कम कर दिया है। फर्म्स लेस वर्टिकली इंटीग्रेटेड थी पहले, अब ज़्यादा इंटीग्रेटेड हो गई हैं। मैनेजर्स जो हैं दे आर मोर कोऑर्डिनेटिंग विद देयर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और उनको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ और न्यू प्लान्स के बारे में बता रहे हैं। दे आर मैनेजर्स आर एक्चुअली आउटसोर्सिंग द मोर टास्क टू द मार्केट। इसके साथ साथ काफ़ी कंपनीज ऐसी भी हैं जो कि न्यू मार्केट को क्रिएट कर रही हैं। इसमें अगर एग्जांपल हम ले लें JD.com की, जो कि चाइना का सेकंड लार्जेस्ट ई कॉमर्स कंपनी है, तो उसने जो है 170,000 ऑनलाइन मर्चेंट्स जो हैं वो प्लेटफॉर्म पे जनरेट किए हैं, ठीक है। और जो मैनी हैं रूरल एरियाज़ के अंदर काफ़ी लोग हैं, तो बेसिकली वी कैन से कि वो उन्होंने 170,000 जॉब्स क्रिएट की हैं। इसके अलावा अगर बिगर जाइंट्स की हम बात करें, जैसे कि फोर्ड मोटर कंपनी हो गई, आइकिया हो गई, सो इन फर्म्स ने भी टेक्नोलॉजी का बेनिफिट उठाते हुए अपने आप को एक्सपेंड किया है टाइम के साथ साथ। मोर ओवर, अगर हम टैरिफ्स की बात की जाए तो ग्लोबली जो गवर्नमेंट्स हैं, कंट्रीज़ की गवर्नमेंट्स हैं, उन्होंने टैरिफ को रिड्यूस किया है, जिसकी वजह से क्या हुआ है, ग्लोबलाइजेशन हुई है हमारे पास। इंटरनेट टेक्नोलॉजी की वजह से ट्रांसफॉर्म हुई हैं चीज़ें। इसके अलावा इंटरनेट की बात हम अभी कर रहे थे, तो आइकिया ने जो है ना इंटरनेट टेक्नोलॉजी की हेल्प से काफ़ी चीज़ें प्रोक्योर की थी, काफ़ी प्रोडक्ट्स अपने प्रोक्योर किए थे थ्रू ऑनलाइन बिडिंग। इसके अलावा जो टाइम के साथ साथ विद द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो कॉर्पोरेट लेबर शेयर्स हैं, लेबर रेट्स हैं विद इन द कंट्री, वो डिक्लाइन कर गए। उसकी रीज़न ये थी कि कंपनी जो है वो प्रेफर करती थी उन कंट्रीज़ में प्रोडक्शन करना, उन कंट्रीज़ में लेबर्स को हायर करना जहाँ पे लेबर कम होती थी। इसकी वजह से उनकी अपने कंट्री में जो है लेबर शेड काफ़ी डिक्लाइन हुए। अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो देयर इज़ अ 75% डिक्लाइन आया है इस चीज़ में। इसके अलावा गवर्नमेंट्स का इसमें रोल ये है कि गवर्नमेंट आर स्टिल स्ट्रगलिंग टू रिस्पॉन्ड टू दिस डिक्लाइन, कि ये डिक्लाइन कैसे आता है लेबर के अंदर, और ये ऑफन ब्लेम करती हैं बिग लार्ज फर्म्स को। लेकिन फर्म्स वो भी अपने हक पर हैं, क्योंकि जहाँ पे उनको कम लेबर रेट मिलेंगे वो वहाँ पर जाना प्रेफर करेंगे। इसके अंदर पॉलिटिशियंस का भी ये रोल था कि पॉलिटिशियंस बहुत कोशिश करते थे कि वो एसएमई सेक्टर को काफ़ी डेवलप करें। वो मतलब इन ऑर्डर टू लूजन अप द ट्रेंड ऑफ लार्जर फर्म्स, उन्होंने क्या किया, एसएमई को प्रमोट करना शुरू किया, उनके लिए स्कीम्स बनाना शुरू की, उनको ताकि स्टेबल जॉब्स क्रिएट कर सकें। लेकिन हम टाइम के साथ साथ देखते हैं कि लार्जर फर्म्स में ही जो है वो स्टेबल जॉब जो है वो ज़्यादा बना रही हैं। इसके अलावा इसका एक बेटर सॉल्यूशन जो आर्टिकल में दिया गया है कि हम जो स्टार्टअप्स हैं उनके लिए बैरियर्स को लूजन अप करें, क्योंकि जो स्मॉल नंबर ऑफ स्टार्टअप्स हैं ये विल बिकम द नेक्स्ट सुपरस्टार फर्म्स बन सकती हैं। इनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए जहाँ पे ये जो हैं उनको एक बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट दिया जाए जहाँ पे ये अपने आप को अच्छा ऑपरेट कर सकें और दे बिकम द सुपरस्टार फर्म्स।
इसके अलावा हम टेक्नोलॉजी की पहले भी बात कर रहे थे, तो टेक्नोलॉजी ने अलाउ किया है फर्म्स को टू एक्सपेंड देयर मार्केट्स, जिसकी वजह से काफ़ी कंपनीज में एक क्विकली राइजिंग का ट्रेंड देखा गया है। ठीक है। इसके अलावा इसके अलावा विद द ग्लोबल इंटीग्रेटेड फर्म्स की बात करें, यानी कि जो कि अब ग्लोबली इंटीग्रेटेड हो गई हैं, वो एक नटशेल में नहीं है बल्कि उस नटशेल से बाहर निकल चुकी हैं चुकी हैं। तो गवर्नमेंट जो है उनके लिए एक न्यू चैलेंज है उनकी टैक्सेशन करने का। ठीक है। ऑल्सो टेक्नोलॉजी के साथ साथ दे आर क्रिएटिंग वैल्यू बाय कंबाइनिंग द नेटवर्क ऑफ यूजर्स, आइडियाज़ एंड प्रोडक्शन अक्रॉस द बॉर्डर। इसकी वजह से क्या हुआ है, तो जो वो वैल्यू क्रिएट कर रही हैं, जो उस पर उनको वैल्यू मिल रही है कंपनीज को, ठीक है, जो मतलब एक सॉफ्टवेयर की फॉर्म में एक वैल्यू क्रिएट कर रही हैं। ठीक है। सो इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर गवर्नमेंट्स टू मेजर इट, और इस पर प्रॉपर टैक्सेशन करना भी गवर्नमेंट के लिए मुश्किल हुआ है। सो वी कैन से दैट जो आपकी डिजिटल इकोनॉमी के अंदर, या मतलब आप बात कर लें जहाँ पे आपकी डिजिटल इकोनॉमी हो गया, जहाँ पे आपकी मतलब ग्लोबलाइजेशन हो चुकी है, जहाँ पे ग्लोबल लेवल पे अब ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, सो it is very difficult to collect the taxes on intangible assets such as user data. So we can say that जो टैक्स अवेयरनेस स्कीम्स हैं वो डिजिटल इकोनॉमी में ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। थैंक यू सो मच क्लास। नाउ आई विल हैंड ओवर द माइक टू मिस्टर हुज़ैफ़ा। अस्सलामुअलैकुम, आई एम मुज़फ़्फ़र अज़हर, आई एम करंटली स्टूडेंट ऑफ यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। 2019 में वर्ल्ड बैंक की एक केस पब्लिश हुआ था जिसमें द चेंजिंग नेचर ऑफ फर्म्स को डिस्कस किया गया था। तो उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन देखा जाए तो विद टाइम आपकी हमारी टेक्नोलॉजी में सारी कंपनी डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रही है। न्यू टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा पिछले 10 to 15 ईयर्स में बहुत ज़्यादा इवॉल्व किया है। सो अर्ली 2000s कंपनी ज़्यादा वर्टिकल इंटीग्रेशन की तरफ फोकस थी। वर्टिकल इंटीग्रेशन बेसिकली आपके इंटरनल प्रोसेस हो गए, आपके वैल्यू चेन हो गया, आपके सप्लायर्स आ गए, आपके जो आपकी आउटलेट्स हैं उनमें किस तरह उनको बेहतर किया जाता था, उसमें कॉस्ट कटिंग आती थी, उसको इफेक्टिव एफिशिएंसी को किस तरह आगे लेके जाता थे। बेसिकली एक कंपनी अपने ही अंदर रह के अपनी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की तरफ और इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को देखती थी। सबसे इसकी बेस्ट एग्जांपल नेटफ्लिक्स है। नेटफ्लिक्स शुरू में एज अ DVD रेंटल कंपनी के तौर पे आई, लेकिन विद टाइम उन्होंने टेक्नोलॉजी को यूज़ करते करते एक अपनी वेबसाइट बनाई, एक अपना डोमेन बनाया, और एक डिफरेंट जो आपके स्टूडियोज़ हैं, उनके साथ कोलैबोरेट करके ओरिजिनल कंटेंट की तरफ गए। उसके बाद अब 2015 के बाद सबसे ज़्यादा जो आजकल जिस चीज़ का स्कोप जा रहा है वो है आउटसोर्सिंग का। आउटसोर्सिंग बेसिकली कंपनीज तब करती हैं जब उनके पास ह्यूमन लेबर ऐसा ना हो, एफिशिएंट ना हो, या अपने जो फंडामेंटल रोल्स हैं जो कंपनी को एज अ सपोर्ट कर, जब उनके पास ह्यूमन लेबर ऐसा ना हो, एफिशिएंट ना हो, या अपने जो फंडामेंटल रोल्स हैं जो कंपनी को एज अ सपोर्ट करने के लिए किए जाते हैं, उसमें वो अपने जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको आउटसोर्स कर देती है। तो जो स्टैटिस्टिक ब्रेन जिसने स्टैट्स दिए हुए हैं कि कितनी कंपनीज़ ने कितने परसेंट जो अपने डिपार्टमेंट्स आउटसोर्स किए हुए हैं, इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट में 22% कंपनीज़ ने अपने जो R&D वाला डिपार्टमेंट है उसको आउटसोर्स किया हुआ है। इसी तरह मैन्युफैक्चरिंग 31% आउटसोर्स हुई हुई है, IT 25% आउटसोर्स हुई हुई है, कॉल सेंटर 7% आउटसोर्स हुए हुए हैं, डिस्ट्रीब्यूशन आपकी 15% आउटसोर्स हुई हुई है। तो अगर पाकिस्तान की एग्जांपल देखे जाए जिस आउटसोर्सिंग में, तो शेल जो कंपनी है जिसका चकराला इस्लामाबाद में टर्मिनल है, उसमें उनके ऑलमोस्ट 60 to 70 एम्प्लॉयज़ हैं, और उसमें से सिर्फ 10 एम्प्लॉयज़ जो हैं दे आर परमानेंट, ऑल अदर्स आर ऑन कॉन्ट्रैक्ट। इस तरह अगर मैं अपनी कंपनी को देखूँ, टेनोर इजी पैसा ने अपना सारा कॉल सेंटर, अपनी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट की चीज़ें बैकर्स और साइबरेट को दी हुई हैं। जिस तरह ये टेक्नोलॉजी बढ़ रही है और डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, तो सबसे बड़ा जो डेंजर है वो है जो ह्यूमन कैपिटल लेबर है,
आपकी लेबर इसमें इग्नोर हो रही है। सारी जो आपकी जो मशीनरी है, आपकी मशीनरी आपके जो लेबर है उसको टेक ओवर कर रही है। जो अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत ज़्यादा आजकल डर है। तो आगे चल के सुपरस्टार फर्म्स हैं, इसमें कंपनीज किस तरह टैक्स एवेड करती हैं, वो आगे आके अकील और मुबशर आप लोगों को समझाएंगे। थैंक यू। My name is Mubashir Hassan and I will tell you about superstar firms. Superstar firms are often big investors in intangible assets such as advertising, training, management, research and development, and data. Such investment often presents a large sunk cost that is only affordable to large firms. Large firm dominates the global economy. 10% of the world's companies are estimated to generate 80% of all products. Superstar firms shape our country export. One study of 32 developing countries found that on average the five largest exporters in country account for a third of its export, nearly half of export growth, and a third growth due to export diversification. Large firms are at the forefront of adopting new technologies. They increase aggregate productivity by upgrading their internal capabilities to become more efficient and drive out unproductive firms. And they achieve economies of scale that lower prices for consumers. Some platforms expand the supply of labor by increasing opportunities for new flexible type of work that complement the traditional form of employment in the gig economy. Workers set their own hours for most platforms. Meanwhile, the additional income may reduce the income fluctuation for secondary earners. The flexibility inherent in platform work also enable more women to participate in the labor force. But these features blur the line between formal and casual employment. Although flexibility is a benefit in some cases, it also raises concern around income instability and protection connected with standard employee and employee relationships, including pension plans, health insurance, and paid leave. In early 2018, Egyptian courts suspended the license of the ride-hailing companies Uber and Careem in response to a challenge by taxi drivers. Shortly thereafter, in May 2018, the Egyptian government passed a law to regulate ride-hailing companies, allowing Uber and Careem to get back on the road and compete alongside traditional taxis.